एसीएफ इन्वायरमेंट की अपनी जो तीसरी यूनिट चल रही है उसमें आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है फूड चेन से संबंधित, जिसमें अपन पढ़ेंगे फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, इसके अलावा बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो टॉपिक जो अपना है वो है फूड चेन, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन खाद्य श्रृंखला। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला क्या होती है? देखिए, जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं। उन उत्पादकों को खाते हैं उपभोक्ता जो उन उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी पौधों से जो आहार और ऊर्जा का स्थानांतरण, या फिर आप ऐसे कहें ऊर्जा और खनिज लवणों का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर में जब स्थानांतरित होता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें आहार और ऊर्जा एक पोषण वर्ग से दूसरे पोषण वर्ग में स्थानांतरित होती है, किसमें? खाद्य श्रृंखला में। तो इसकी अगर परिभाषा अपन देखें तो फूड चेन आहार व ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है, इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इस श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जितनी ज्यादा जटिल होगी वो पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। यानी खाद्य श्रृंखला स्थायित्व ज्यादा तो पारिस्थितिकी तंत्र स्थायित्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा खाद्य श्रृंखला स्थायी होगी उतना ही पारिस्थितिक तंत्र स्थायी होता है। अब बात करते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या होता है? जिसे अपन बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर या फिर ट्रॉपिक लेवल। ऊर्जा या आहार जो होता है, या फिर अपन बोलेंगे खनिज लवण, एक वर्ग के जीव से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरित होते हैं, और इसी एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जीवों में जब स्थानांतरण होता है तो इस जो वर्ग की जो जीव के वर्ग की जो कैटेगरी होती है उसी को अपन पोषण स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा व आहार के एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण वो स्थानांतरण के स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो कि स्वपोषी होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। इन उत्पादकों को खाता है कोई जीव, जैसे चूहा, तो ये क्या हो गया?
ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। इस चूहे को फिर खाता है सांप, तो सांप क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, और इस सांप को फिर खाता है बाज, ये कौन सा हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये जो स्तर है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो इनको क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। इन्हीं को पोषण स्तर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। और ये जो पोषण स्तर होते हैं, ये पोषण स्तर से ऊर्जा और आहार एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होता है। आहार श्रृंखला में 4 प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। आहार श्रृंखला में 4 प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के पोषण स्तर कौन से होते हैं, ये अपन देख लेते हैं। आहार श्रृंखला में 4 प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला में 4 प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पोषण स्तर में पहला है स्वपोषी, जिन्हें अपन उत्पादक बोलते हैं, स्वपोषी उत्पादक। दूसरा है परपोषी प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा है ये भी परपोषी ही होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। किस पर निर्भर है द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। चौथा है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता भी द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी है डिट्रिटियस फूड चेन, यानी चारण खाद्य श्रृंखला, और दूसरी है अपरद खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के प्रकार, चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला, इसे बोलते हैं डिट्रिटियस फूड चेन, डिट्रिटियस फूड चेन। पहले इसकी बात करते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला जो है वो हरे पौधों से शुरू होती है। हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो हरे पौधों से, हरे पौधे उत्पादक से जो खाद्य श्रृंखला प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता तक जो श्रृंखला जाती है उसे चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी ये हरे पौधों से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। हरे पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं और सूर्य के प्रकाश को ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और इनको फिर ये उपभोक्ता जो है ये खाते हैं। दूसरी बात करते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य श्रृंखला जो है ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है
यानी ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, जैसे आपके सूक्ष्म जीव हो गए। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और इन मृत कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इनका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को फिर इनसे बड़े जो जीव हैं जैसे मकड़ी वगैरह है ये खाती है, और मकड़ी को फिर मेंढक खाता है, और मेंढक को फिर सांप खाता है। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला आगे चलती है। तो चारण खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है, जबकि अपृत खाद्य श्रृंखला जो है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। और जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसमें 80% खाद्य श्रृंखला जो है वो अपृत खाद्य श्रृंखला से शुरू होती है। समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में 80% खाद्य श्रृंखला जो होती है वो कौन सी होती है? अपृत खाद्य श्रृंखला होती है, क्योंकि वहां पर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ जो हैं सड़े गले, वो समुद्र क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर ये खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। अब बात करते हैं खाद्य जाल की, फूड वेब। फूड वेब क्या होती है? फूड वेब, खाद्य जाल। पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं और ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं। इसका खाद्य जाल का मतलब ये है कि एक जीव जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर भोजन पर निर्भर नहीं रहता, यानी उसके पास ऑप्शन होते हैं कई सारे जिनसे वह भोजन प्राप्त कर सकता है। तो इन ऑप्शन की वजह से क्या होता है कि वो अगर कोई एक जीव उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो खाद्य जाल है, ये खाद्य जाल कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ा होता है और इससे फायदा ये होता है कि खाद्य जाल जितना ज्यादा जटिल होता है, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपने भोजन की पूर्ति के लिए कोई न कोई विकल्प उसके पास उपस्थित होता है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र जो है वो काफी स्थायी होता है। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में, पारितंत्र में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। अब इसका लाभ क्या है खाद्य जाल का? इसका लाभ ये होता है कि प्रत्येक जीव को अपने पोषण के लिए कई सारे विकल्प मिल जाते हैं। जीव को पोषण हेतु कई विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, कई सारे विकल्प इसको मिल जाते हैं, इसलिए खाद्य जाल का यह महत्व है। और दूसरा इसका महत्व यह है कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र स्थायित्व बढ़ता है। पारिस्थितिक तंत्र स्थायित्व इससे क्या होता है? बढ़ता है। जैसे अपन बात करें खाद्य जाल क्या होता है? हरे पौधे जो होते हैं, जो कि अपन बोलते हैं कि ये उत्पादक होते हैं, इन पौधे को चूहा खाता है और इस चूहे को सांप खाता है और सांप को आपके खाता है बाज। तो ये एक अपन ने क्या बनाई है? ये एक खाद्य श्रृंखला बनाई है। ये है एक खाद्य श्रृंखला। अब इसी पौधे को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है कुत्ता और कुत्ते को खाता है शेर। इस प्रकार ये एक खाद्य श्रृंखला हुई। इसी प्रकार
गाय, गाय को खाता है शेर, और ये इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला हो गई, यानी इस शेर के पास ये एक विकल्प हो गया गाय वाला। इसी प्रकार ये जो चूहा है, इस चूहे को ये कुत्ता खा सकता है, बकरी को शेर खाता है, या फिर बकरी को खा लेता है कुत्ता, और कुत्ते को ये सांप खा लेता है। इस प्रकार कई सारे विकल्प एक जीव के पास होते हैं जिससे कि वह अन्य जीव से भोजन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये जो श्रृंखला बनती है इसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। इसी प्रकार ये बाज जब जो होता है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका अपर्दन होता है, और अपर्दन के द्वारा सूक्ष्म जीव इसको खाते हैं। इसी प्रकार ये जो टॉप लेवल के होते हैं जीव, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव खाते हैं, और इससे अपरद खाद्य श्रृंखला चलती है। अब बात करते हैं जैव संचयन क्या होता है। इंपॉर्टेंट है जैव संचयन। जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन। जैव संचयन और दूसरा है जैव आवर्धन। बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। दो चीजें, दोनों में क्या डिफरेंस है ये अपन देखेंगे। जैव संचयन और जैव आवर्धन दोनों में एक ही चीज है कि प्रदूषक, ऐसा प्रदूषक जो लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होता है, वो जब जीवों में आ जाता है तो उससे दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। ऐसे प्रदूषक जो जीव में स्थायी हो जाते हैं और जीव के शरीर को प्रभावित करते हैं, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं, इससे कई प्रकार के जातियां जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं और होने की कगार पे। बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि किसी एक पोषण स्तर पर, किसी एक पोषण स्तर पर जब प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय। बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन में किसी एक प्रदूषक द्वारा खाद्य श्रृंखला में जब टॉप लेवल पे प्रदूषक की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। यानी इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रदूषक की मात्रा पाई जाएगी, टॉप लेवल पे ज्यादा पाई जाती है जबकि नीचे वाले लेवल पे कम पाई जाती है, जबकि इसमें एक ही पोषण स्तर पर प्रदूषक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन जो होता है, पर्यावरणीय प्रदूषक जो अपघटित न है, जब खाद्य श्रृंखला के एक ही पोषण स्तर में इकट्ठा या स्थायी होने लग जाते हैं तो इसे जैव संचयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मछली है, मछली कोई फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर रहती है और इस फाइटोप्लैंक्टन में जैसे डीडीटी है, ये अगर पानी में आ जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन में डीडीटी आ जाएगी, क्योंकि डीडीटी जो है वो
डिग्रेड नहीं होती है लंबे समय तक, इस मछली में आ जाती है। और ये जो मछली है, इस मछली में ये इसी एक मछली में, यानी ये एक पोषक स्तर हो गया मछली, इसमें समय के साथ इसी मछली में इस प्रदूषक की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इसमें प्रदूषक की मात्रा इसमें बढ़ती जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे अपन बोलते हैं जैव संचयन। यानी किसी एक पोषण स्तर में प्रदूषक की मात्रा बढ़ते जाना क्या कहलाता है? जैव संचयन कहलाता है। समय के साथ, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि फाइटोप्लैंक्टन को एक ही दिन खाएगी, रोजाना इसको भूख लगती है तो रोजाना इस फाइटोप्लैंक्टन को ये खाती है। इस प्रकार इसमें इस डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इसे कहते हैं अपन बायो एक्यूमुलेशन। दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में प्रदूषक की मात्रा प्रत्येक पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है। जैसे अगर बात करें, यहां पर है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन पौधे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसको खाते हैं जूप्लैंक्टन। फिर इस जूप्लैंक्टन को खाती है मछली, और इसको खाती है बड़ी मछली, और इस बड़ी मछली को खाता है बाज। अब इसमें पोषक जो प्रदूषक है वो इस फाइटोप्लैंक्टन में जिसकी मात्रा 0.0003% है, वो इस जूप्लैंक्टन में हो जाएगी 0.03%। क्योंकि जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाता है और अधिक संख्या में खाएगा, इसलिए इसमें प्रदूषक की मात्रा बढ़ेगी। इसमें 0.03% हो जाएगी, इसमें 0.3% और इसमें 3%। यानी बाज जो है टॉप लेवल पे इसमें प्रदूषक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये जो बायो मैग्निफिकेशन है, ये निर्भर करता है जो प्रदूषक होता है उसकी वसा में विलेयता, स्थायित्व, और दूसरा है गतिशीलता। इन पर यह है निर्भर रहता है। यानी जितना ज्यादा वसा में विलय होगा वो इतना ही अगले पोषक स्तर में जाता है। स्थायी होगा तो इनमें सब में स्थायी रहेगा। गतिशीलता, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ये बढ़ता हुआ जाता है। इसी प्रकार जैव संचयन जो होता है, इसमें भी जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे इसमें ये 3 कारक थे जैव आवर्धन को प्रभावित करने वाले, तो इसमें भी कई कारक होते हैं। जैसे पदार्थों का, कौन से पदार्थों को जीव ग्रहण करता है, पदार्थों का ग्रहण करना। दूसरा है प्रदूषक की भंडारण क्षमता। तीसरा है स्थायित्व। चौथा है वसा में विलेयता। ये सारे जो होते हैं ये जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब जैव संचयन वाले पदार्थ कौन से हैं? जैसे आपके हैं जैव संचयन वाले पदार्थ, जैव संचयन वाले प्रदूषक, जैसे है डीडीटी है। इसके अलावा
पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, इसके अलावा हेवी मेटल, ये सारे ऐसे प्रदूषक हैं जो किसी जीव में स्थायी हो सकते हैं और एक जीव से दूसरे जीव में बढ़ सकते हैं। तो ये अपने पढ़ा जैव संचरण और जैव आवर्धन में क्या अंतर होता है, ये अपन ने देखा है। अब अपन बात करते हैं सहक्रिया। सहक्रिया को सिनर्जिज्म कहते हैं। सिनर्जिज्म, इसका मतलब यह है कि जब कोई एक प्रदूषक होता है उसका प्रभाव इतना नहीं होता, लेकिन जब दो प्रदूषक आपस में मिल जाते हैं तो उस दोनों के मिलने से वो ज्यादा जीवों को प्रभावित करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म या सहक्रिया कहते हैं। जब कोई दो प्रदूषक आपस में सहक्रिया करें, अधिक विषैले प्रदूषक का निर्माण करते हैं, तो उसे सहक्रिया कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म या सहक्रिया कहते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, ये अवधारणा जो है चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले प्रतिपादित की। प्रस्तुतकर्ता चार्ल्स एल्टन। इसके लिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। एल्टोनियन पिरामिड भी इनको कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड को प्रस्तुत करता कौन है, चार्ल्स एल्टन। अब पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिड आपने मिस्र के पिरामिड इस प्रकार से होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड में जब अपन पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जो जितने भी जीव होते हैं उसमें पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे उत्पादक, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इनको जब अपन रेखा चित्र के माध्यम से संख्या के रूप में, उनकी ऊर्जा के रूप में या उनके वजन के रूप में, जैव भार के रूप में अपन जब प्रदर्शित करते हैं तो उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें सबसे नीचे का जो अपन बनाएंगे उसमें सबसे नीचे आते हैं उत्पादक। ये डायग्राम जब अपन बनाएंगे तो इसमें सबसे नीचे आते हैं उत्पादक, हरे पौधे, फिर उसके ऊपर आता है आपके प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसके ऊपर आता है द्वितीयक उपभोक्ता और सबसे टॉप लेवल पे आता है तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इस प्रकार ये पिरामिड बनते हैं और ये पिरामिड उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। तो पहले अपन देखते हैं कि ये पिरामिड होते क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ताओं को उनके जैव भार, ऊर्जा और संख्या के आधार पर प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र
इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। इसमें आधार पर क्या पाया जाएगा? आधार पर तो हरे पौधे जो कि उत्पादक होते हैं, और शीर्ष पर पाया जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार इनको अपन प्रदर्शित करते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें पिरामिड के प्रकार। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है जैव भार का पिरामिड, दूसरा है संख्या का पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से अपन देखते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं जैव भार का पिरामिड। इसको अपन देखते हैं। जैव भार की पिरामिड में कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे एक पेड़ व उस पर पाए जाने वाले जीवों की जैव भार का पिरामिड बनाइए। कैसा पिरामिड ये बनेगा? अब देखिए, एक पेड़ जो होता है उसका वजन काफी ज्यादा होता है। पेड़ का वजन काफी ज्यादा होता है तुलनात्मक रूप से उसके ऊपर पाए जाने वाले पक्षियों की। एक पेड़ जो है, बड़ा पेड़, उसके ऊपर काफी सारे पक्षी पाए जाते हैं, और ये जो पक्षी होते हैं ये उस पेड़ से फल ग्रहण करते हैं या फिर उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, यानी उन पर प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता ये जो पक्षी होते हैं इनके ऊपर कुछ कीट पाए जाते हैं, तो उनका जो भार होता है वो उन पक्षियों की तुलना में काफी कम होता है। तो इसका पिरामिड आपके सीधा पिरामिड बनेगा। कैसा पिरामिड बनेगा? इसका आंसर तो है सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड बनेगा क्योंकि इसमें पेड़ जो है इसका भार ज्यादा है, इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, और इस पर पाए जाने वाले पक्षी और फिर बैक्टीरिया जो कि पक्षी पर आश्रित रहते हैं, तो इसका पिरामिड कैसा होगा? हमेशा सीधा होता है। इसी प्रकार घास स्थल के पिरामिड की बात करें। घास स्थल, दूसरा क्वेश्चन इसमें, घास स्थल का जैव भार का पिरामिड कैसा होगा ये अपन देखेंगे। अब घास स्थल जो होता है, घास स्थल में घास जो होता है उसका जैव भार कम होता है। घास का जैव भार कम होता है, लेकिन वहां चरने वाले जो मवेशी होते हैं उनका जैव भार ज्यादा होता है, उनका वजन ज्यादा होता है। तो इसका जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें जो घास होते हैं, घास, इसका जैव भार कम होता है। इसके ऊपर जैसे बकरी चरती है, तो बकरी जिस घास को खाती है उस घास की तुलना में बकरी का भार ज्यादा होता है, और इसको फिर खाता है लोमड़ी या कुत्ता, और फिर इसको खाता है शेर। तो इस प्रकार इसका जो घास स्थल के जैव भार का पिरामिड जो होगा वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, क्योंकि यहां अपन सिर्फ वजन की बात कर रहे हैं, और अपन ने ये देखा कि सबसे नीचे जो आता है वो उत्पादक आते हैं, चाहे पिरामिड उल्टा बने चाहे सीधा बने। यहां अगर अपन संख्या की बात करें तो संख्या का जो पिरामिड है, तो ये तो आपके हो गया घास स्थल का। अब अपन बात करते हैं तालाब का। तालाब का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनेगा? तीसरा है तालाब का जैव भार का पिरामिड। तालाब का जैव भार का पिरामिड ये भी उल्टा बनेगा।
या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि तालाब के अलावा झील ले सकते हैं, नदी ले सकते हैं। तो इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तालाब या झील में, उनका जैव भार काफी कम होता है, हल्के छोटे छोटे शैवाल वगैरह पाए जाते हैं। शैवाल या जू प्लैंक्टन उनको खाती है छोटी मछली, और इस छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली, और इस बड़ी मछली को खाती है व्हेल, और व्हेल का भार बहुत ज्यादा होता है। इसलिए तालाब का जैव भार का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। अब बात करते हैं संख्या की पिरामिड। संख्या का पिरामिड, संख्या की पिरामिड में अपन गिनती करेंगे नंबर कितने हैं उसी हिसाब से। अब बात करते हैं एक पेड़ व उस पर निर्भर जीवों की संख्या का पिरामिड। अब ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपके उल्टा। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो एक है, एक पेड़ है जिसकी संख्या एक है, उस पर अनेक पक्षी पाए जाते हैं, और इन अनेक पक्षियों पर अनेक प्रकार की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे 10 पक्षी हैं और 10 पक्षियों पर कोई 10 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए इसका पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, उल्टा। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं घास स्थल का। घास स्थल की बात करें तो घास स्थल में घास जो होते हैं उनकी संख्या बहुत सारी होती है, इसलिए इसका पिरामिड सीधा बनेगा। यहां पर इस पर जो मवेशी है उनकी संख्या कम रहेगी, और जो बाघ है या शेर है उसकी संख्या 1 या 2 पाई जाती है, इसलिए इसका पिरामिड घास स्थल का कैसा बनेगा, सीधा बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनता है। इसी प्रकार तालाब का है, तो तालाब का भी इसमें सीधा बनेगा, क्योंकि तालाब में जो शैवाल होते हैं वो बहुत सारी संख्या में होते हैं। फिर इसके बाद छोटी मछलियां ज्यादा होती हैं, फिर बड़ी मछली ज्यादा होती है, और व्हेल मछली जो होती है वो संख्या में कोई 1 या 2 पाई जाती है। इस प्रकार तालाब का संख्या का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तीसरी बात करते हैं ऊर्जा की पिरामिड। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा ही बनता है। क्यों? क्योंकि इसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है। इसका कारण है लिंडेमान का 10% का नियम। 10% का नियम। लिंडेमान ने यह बताया कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है तो केवल अगले स्तर में पूर्व स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। जैसे पेड़ पौधों में जितनी ऊर्जा होती है, मान लो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें इसका केवल 10%, तो कितनी जाएगी, 10 किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा जाती है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में इसकी 10 कैलोरी की केवल 10%, यानी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें जाती है, और तृतीयक उपभोक्ता में जाएगी 0.01% ऊर्जा। इस प्रकार ऊर्जा उत्पादक से जब तृतीयक उपभोक्ता की तरफ जाती है तो ऊर्जा की मात्रा कम होती हुई जाती है, इसलिए इसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है। सीधा क्यों बनेगा? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं सबसे नीचे आते हैं, तो इनकी ऊर्जा 100 किलो कैलोरी उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, यहां पर 10 किलो कैलोरी, फिर 1 किलो कैलोरी। इस प्रकार से इनकी ऊर्जा जो है वो घटती हुई जाती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव क्या होता है, सीधा होता है। तो ये पिरामिड जो होते हैं इनमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा तरीके से देखें। इसमें अपने को देखना यही है कि सबसे नीचे क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं,
आधार पे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और ऊपर जो है वो चाहे पिरामिड उल्टा हो या सीधा हो, लेकिन नीचे अपने को उत्पादक ही लेने हैं, फिर इसके बाद में अपने को उपभोक्ता जो है उनको लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।